नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, जिसकी शुरुआत करेंगे जहां पर बड़े बड़े डॉक्टर छोटे छोटे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर देश की तमाम नर्स को हमारी तरफ से बधाई, जो आपदा की इस घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा कर रही हैं। धरती के भगवान अगर डॉक्टर्स हैं तो नर्स किसी देवी से कम नहीं है। घर परिवार की चिंता किए बगैर मरीजों की सेवा, उनका पूरा ख्याल जिस तरह से नर्स रख रही हैं वो काबिले तारीफ है। और इस नर्स दिवस पर एक बार फिर से देश की तमाम नर्सों को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की ढेरों बधाई। तो कोरोना की दूसरी लहर में कईयों ने अपनों को खो दिया। ये जानलेवा महामारी अब कहर बन चुकी है। हालांकि इस महामारी को हराना मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी सतर्कता और जानकारी से इसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इस जानकारी और उपाय को आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 लेकर आया है खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के जरिए आप एक्सपर्ट डॉक्टर से जुड़ सकते हैं और उनसे अपने सवाल पूछकर न सिर्फ अपनी शंकाओं को आप दूर कर पाएंगे, बल्कि वो तमाम उपाय भी आप घर बैठे सुरक्षित माहौल में जान पाएंगे, जिससे आप कोरोना को मात दे सकते हैं। Children's Hospital, what is your emergency? तो अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है आप तक उस महत्वपूर्ण जानकारी को पहुंचाना जो इस वक्त इस महामारी के दौर में बेहद जरूरी है। आप क्या करें और क्या ना करें, क्या सही है और क्या गलत है, किन दवाइयों का सेवन जरूरी है और कब जरूरी है, क्या आपके अंदर जो लक्षण इस वक्त नजर आ रहे हैं वो कोरोना है क्या, और आपको कब डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। ये सब कुछ जानने के लिए सबसे अगर उपयुक्त कोई जगह है और कोई बता सकता है तो वो है धरती के भगवान हमारे डॉक्टर। और डॉक्टरों की इस पैनल के जरिए आज जो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में हेलो डॉक्टर के जरिए आप तक सीधे लाइव मौजूद होंगे, आप उनसे जान पाएंगे कि इस कोरोना काल में मन और मस्तिष्क को मजबूत रखना कितना जरूरी है। ये रोग इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हमारी लापरवाही इसे बड़ा बना देती है। हमारी अज्ञानता इसे और ज्यादा खतरनाक बना देती है। और एक एक दिन जो आपकी बीमारी को बड़ा करते जाते हैं, उसमें आपकी लापरवाही, आपकी इग्नोरेंस की वजह से यह समस्या गंभीर हो जाती है। और देखिए, कोरोना के लक्षण लगातार आप तक इस जानकारी को हम अपने चैनल के जरिए पहुंचा रहे हैं, लेकिन हर बार इस लाइव के साथ आप तक ये इंफॉर्मेशन देना बेहद जरूरी कि अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो इसे आप वायरल फ्लू न समझें, इसे आप मौसम के अनुरूप बदलते हुए बीमारी के तौर पर न देखें। आप इसे लेकर गंभीर रहें, सतर्क रहें और डॉक्टरी सलाह जरूर लें। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर निष्का सिन्हा मनोरोग विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। नमस्कार डॉक्टर निष्का सिन्हा, चूंकि इस बीमारी ने सबसे ज्यादा अगर किसी को चोट पहुंचाया है, या यूं कहें कि सबसे पहले अगर वो कहीं पर चोट करता है तो वो इंसान के मन मस्तिष्क पर, यानी उससे सबसे पहले बीमार वो आधार से ही और शुरुआत से ही कर देता है। कैसे इस चीज से लोग बचें, ये आप जरूर बताएं। सबसे पहले तो थैंक यू न्यूज़ 18 का कि आप बार बार ऐसे प्रोग्राम्स करा रहे हैं जिसके जरिए हम सब आपसे जुड़ पा रहे हैं और आपको आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर पा रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जैसा कि हम जानते हैं कि ये पैंडेमिक्स का दौर बड़ा ही कठिन दौर होता है। कभी भी जैसे कई बार सदियां बीत जाती हैं और कुछ भी नहीं होता, और कई बार वीक्स में ही या हफ्तों में ही हम सदियां देख लेते हैं। वैसा ही एक मुश्किल घड़ी अभी का दौर है। इनफैक्ट हम लोग एक साल से भी ज़्यादा, पिछले एक साल से अभी जब वैक्सीनेशन आया तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे कि चलो अब थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, लेकिन इसके पहले कि हम सांस ले पाते फिर से ये दूसरा वेव आ गया, जो कि उससे भी पिछले वाले से भी कहीं ज़्यादा गंभीर है, खासकर हमारे क्षेत्र को भी देखा जाए तो।
तो जैसे ये बस पैंडेमिक्स फिजिकल हेल्थ के लिए पैंडेमिक्स नहीं है, ये पैंडेमिक्स इन द माइंड भी हम कहते हैं, क्योंकि इन मुश्किल घड़ी में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपना मानसिक संतुलन बरकरार रखें, जिसके कारण हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या र्यूमर है, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये चीज़ हम बड़े ही हिम्मत से एक दूसरे की मदद करते हुए फेस कर पाए। बिल्कुल मैम, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, गणेश भागलपुर से हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं। गणेश, आप अपने समस्या को, अपने सवालों को पूछ सकते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए गणेश। जी। हेलो। आप अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैडम, कोरोना को फैलने से कैसे बचे? हाँ जैसे कोरोना को बिल्कुल गणेश, आपका सवाल मैं समझ गई। डॉक्टर निष्का सिन्हा, आप भी सुन रही होंगी। सीधे तौर पर ये कि आखिर वो क्या उपाय कर लें जिससे इस संक्रमण से हम बच सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या उठा सकते हैं, शायद यही सवाल ये पूछना चाह रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि बार बार हम लोग सारे डॉक्टर्स और सारा जितने हेल्थ प्रोफेशनल सब लोग मिलकर बार बार आपको बताया जा रहा है कि सिंपल सी चीजें हैं, जैसे कि अनावश्यक रूप से पहली बात कि घर से ना निकले, जब जरूरी नहीं है तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा कि इम्पोर्टेंट है कि बार बार जैसे हैंड वॉश, जो आप अगर कुछ चीज टच करते हैं या बाहर की चीजों को, तो अपना हाथ का वो हाइजीन वो ख्याल रखना इम्पोर्टेंट है। तीसरा चीज कि हम डिस्टेंस बना के रखें, जैसे एज अ माइंड के डॉक्टर्स भी हम लोग बार बार इस बात पे ऑब्जेक्ट किया था हम लोगों ने पिछली बार कि ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सो घबराना नहीं है, इट इज मोर ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग। आप और हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो हम लोग हिम्मत से एक दूसरे से कनेक्ट हों, डिजिटल प्लेटफॉर्म या फ्रेंड से बात करके या जैसे भी, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, मास्क लगाते हुए, और प्रॉपर ये चीज जानना जरूरी है कि घबराए ना, एक्सेप्ट करें कि घड़ी मुश्किल है लेकिन हम उसको फेस कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इस बात को समझें कि आपको लोगों के साथ मौजूद रहना है, आपको उनके साथ हिम्मत बनकर खड़े रहना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। हमारे साथ डॉक्टर नेहा सिंह, पैथोलॉजिस्ट, पटना एम्स जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ए.के. झा, डिप्टी डायरेक्टर IGIC, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा सवाल डॉक्टर नेहा सिंह से होगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, छोटू पटना से। छोटू, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, हम कोरोना जांच करवाए थे जी, तो उसमें नेगेटिव आया है। तो क्या आपके अंदर कोई सिम्टम्स हैं? जी मैम, कह रहे थे खांसी है और गला दर्द करता है, छाती दर्द करता है, ये कोरोना के लक्षण हो सकता है क्या? नो मैम, सिंपल नेगेटिव आया, हम जांच करवाया था, नेगेटिव आया, लेकिन खांसी और मेरा सर्दी और मतलब छाती जो है कब से जमा हुआ है। डॉक्टर ए.के. झा, मैं आपसे ही इस सवाल का जवाब जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के अंदर जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन जब वो जांच कराते हैं रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है। ऐसे हालात में लोग क्या करें? दो तीन बात है जिस पर गौर करना है। इस प्रश्नकर्ता ने जो बोला है, तो इसने जांच कितना दिन पहले करवाया है और ये जो है कौन सा जांच करवाया है। कभी कभी होता क्या है, जांच देने के समय में जो है वो संक्रमण नहीं लगा और 5 दिन 6 दिन के बाद जो है संक्रमण आ गया, तो इस पर भी गौर करना है। दूसरी बात ये है, जो कॉमन जांच है, रैट जांच में जो है रैपिड एंटीजन जिसको कहते हैं, उसमें 50% ही बीमारी पकड़ाता है। RT-PCR में करीब करीब 75-80% के आसपास, लेकिन रैपिड एंटीजन में 50% बीमारी पकड़ाता है। यदि इस महामारी के दौर में बुखार है, खांसी है, तो बिना जांच के भी जो है सारा सब वही सब उपाय करना चाहिए जिसका अभी जो है वर्णन किया गया है। इसको यही मान के चलना चाहिए, या नहीं यदि कंफर्म कराना चाहते हैं तो दोबारा फिर से RT-PCR जांच कराइए, लेकिन उसमें भी 25% लोगों को नहीं पकड़ में आता है।
जी। इसलिए जो है सारा सब उपाय वही करना चाहिए उसके बचाव के लिए, उसके इलाज के संबंधित। डॉक्टर ए के झा, फिर सवाल ये उठता है कि एक बार अगर आपने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया हो या आरटीपीसीआर टेस्ट कराया हो, उसके कितने दिन बाद फिर से आपको इसे एश्योर करने के लिए दोबारा जांच करानी चाहिए? देखिए, यदि इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है एक, मतलब वायरस का संक्रमण से यदि किसी व्यक्ति प्रभावित हुआ कोई, जी। तो उसके 6 दिन बाद जो है, 5 दिन 6 दिन बाद जो है उसका सब जो शरीर में वायरस का आने लगता है ये, तो ये बीच का जो 5-6 दिन है वो उसको गणना किया जाता है। बिल्कुल। इसीलिए आरटीपीसीआर जांच यदि की 6 दिन बीत गया है और सिम्टम फिर से आ रहा है, तकलीफ फिर से आ रहा है, तो बिना जांच के भी जो है सारा सब वही व्यवस्था यानी करनी आप चाहिए, प्रिकॉशनरी जो कि कोविड मेजर मरीज का अपनाना किया शुरू जाता कर दें, डॉक्टर से सलाह लेकर आप दवाइयों का सेवन करना शुरू कर दें। आप इसे बात को ध्यान में जी रखते हाँ, हुए जी हाँ। तमाम अपने खुद को सेल्फ आइसोलेट करना भी इस दौरान बेहद जरूरी हो जाता है, जब आपके अंदर संक्रमण को जी लेकर हाँ, लक्षण नजर आ रहे हो, पृथक- बल्कि आपकी रिपोर्ट पृथकवास निगेटिव जिसको क्यों ना आई हो। बोलते रोशन कुमार हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं सर गया से। रोशन, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, सवाल ये है सर कि थोड़ा माथा में सर दर्द रहता है जब से कोरोना आया है, लेकिन जब कभी ठीक होता है और नींबू का यूज करते हैं सर, लेकिन फिर भी थोड़ा सुन बना हुआ रहता है उस टाइप का, तो इसके लिए सर क्या किया जाए? रोशन, आप ये कह रहे हैं कि आप पहले कोरोना संक्रमित हुए थे, पॉजिटिव हुए थे, अब आप ठीक हो चुके हैं और उसके बाद आपको ये समस्या है? नहीं, पॉजिटिव नहीं हुए थे, मैंने ऐसा दर्द थोड़ा सुन माथा में बना हुआ रहता था, लेकिन फिलहाल ठीक है, लेकिन उसके बाद भी फिलहाल कल आ गया था, लेकिन अभी हम न्यूज 18 पर देखे तो सोचे एक बार सलाह ले लेता। बिल्कुल, यानी इन्हें सर दर्द की समस्या पहले से रही है, अभी भी इस तरह की समस्या से वो जूझ रहे हैं, अभी ऐसे हालात में क्या करें? शायद ये सवाल इनका था। डॉक्टर नेहा सिंह, आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे इन्हें? मेरी राय रहेगी इनके लिए कि इन्हें जो है ना कि अपनी बीपी जो है, ब्लड प्रेशर की चेक इनको करानी चाहिए, और जो भी इनके अभी तक जो सिम्टम्स आता है किस लेवल में है। नॉर्मल जो सामान्य बीपी किसी भी पर्सन का होता है 120-80 एक रेंज में होता है, 90 to 60 to 120 to 80। अगर इससे है तो किस कंडीशंस में है, माइट भी ये हाइपरटेंसिव हो सकते हैं, तो वैसे में वो अपने खाने में नमक की मात्रा का थोड़ा संतुलन बनाए रखें। और ऐसे में अभी जिस तरह का दौर है, सभी लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो थोड़ी अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश, मेडिटेशंस करने की कोशिश, और बिल्कुल जो हेल्दी हैबिट है वॉकिंग की, और जो एक्सरसाइज है, जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है, ये सब करना चाहिए। और अगर कुछ इन सब में असमानताएँ पाई जाती है, बीपी अगर बढ़ा है, तो आप पास के भी जो डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, आप उनसे संपर्क करिए, वो आपको उचित दवा देंगे और आप फिर बेहतर महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये महत्वपूर्ण सलाह है जिसे आपको गौर से सुनना चाहिए, और इसे लेकर आप बिल्कुल लाइट न लें इसे। अगर आपको बार बार इस तरह की समस्या आ रही है, बार बार आप इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं नवादा से, रविंद्र। आप अपना सवाल पूछिए रविंद्र। रविंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, सबसे पहले रविंद्र, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को डाउन कर दें, कम कर दें, ताकि आपकी बात सही तरीके से पहुंच पाए और उसका जवाब भी आप सही तरीके से ले पाए। जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, हम पूछना चाहते हैं कि गला मतलब खराश टाइप पर होते रहता है, कि क्या कोरोना का लक्षण हो सकता है? रविंद्र, आपको ये समस्या कब से हो रही है? ये समस्या 15-20 दिन से हो रही है। इसके अलावा और कोई सिम्टम्स? इसके अलावा और तो फिलहाल अभी कुछ नहीं है। चलिए। 15-20 दिन पहले बुखार लगा था। आपने इस दवाई दौरान ली जांच थी। कराई थी? जी, कोरोना का जांच नहीं कराए थे। चलिए, आपका सवाल मैं डॉक्टर ए के झा से ही सवाल का जवाब चाहूंगी। डॉक्टर ए के झा, आपने भी सुना, कॉलर जो है ये कह रहे हैं कि 15-20 दिनों से गले में खराश कंटिन्यूअस बनी हुई है,
उससे 20 दिन पहले उन्हें फीवर की भी समस्या हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई जांच नहीं कराई है। अब इस हालात में वो क्या करें? 15-20 दिन पहले फीवर हुआ, सारा सब चीज एक साथ होना जो है, इसमें बुखार, गले में खराश, शरीर में दर्द जो है, और आपको आश्चर्य होगा जान करके जो वयस्कों में जो है स्वाद का जो है गायब होना, सूंघने की शक्ति का गायब होना, ये सब मिला जुला के कोरोना का लक्षण है। सिर्फ गले के खराश का जो है अनेकों कारण है। एलर्जी सबसे महत्वपूर्ण है, डस्ट एलर्जी होता है, स्मोक एलर्जी होता है, लोग सिगरेट तंबाकू का सेवन करते हैं उसका होता है, कभी कभी दूसरे वायरल इन्फेक्शन से भी होता है। तो सभी गले का खराश कोरोना नहीं है। हाँ, लेकिन आप यदि और भी सुनिश्चित होना चाहते हैं तो आप अपना जांच अवश्य करवा लें इस महामारी के दौर में। या तो रैट जांच अवेलेबल है तो रैट जांच, या RT-PCR जांच जरूर करवा लें। बिल्कुल, देखिए आप इस वक्त किसी भी तरह के लक्षण, हालांकि डॉक्टर बार बार आपको सलाह के साथ ये जरूर मशवरा दे रहे हैं कि आप घबराएं नहीं। अगर लक्षण है तो वहां उस वक्त सही समय पर सही उपाय मिलना बहुत जरूरी है, उसका इलाज होना जरूरी है। आप जरूर जांच कराएं और डॉक्टरी सलाह लेते रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रोहित कुमार हमारे साथ एक कॉलर मधुबनी से जुड़ गए हैं। रोहित, आप अपना सवाल पूछिए। सर आप अपना सवाल पूछिए। सर मैडम, मेरा 2 सवाल है जी, पूछिए। मुझे एसिनोफिलिया का प्रॉब्लम है, मेरे कंठ में हरदम कफ रहता है एनी टाइम। ये समस्या आपको पहले से है? जी हाँ, और उसके जैसे ही मौसम कन्वर्ट होती है तो मुझे सर में दर्द बहुत तेज होता है। अभी इस वक्त आपको कोई समस्या है? जी मैडम, यही समस्या है, मेरे सर में एनी टाइम दर्द हो जाता है। जैसे मौसम चेंज होता है ना मैडम जी, तो सर में दर्द आता है बहुत ज्यादा, वो पेनिकिलर खाने के बाद ही ठीक होता है। तो क्या निदान है? इसके अलावा आपको कोई और सिम्टम्स अपने अंदर नजर आ रहे हैं? जी नहीं। चलिए, तो ये समस्या इनकी कि एसिनोफिलिया से ये ग्रसित हैं, इससे हमेशा इनके सर में दर्द की परेशानी जो है वो बनी रहती है। डॉक्टर ए के झा, आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? जी हाँ, ये इनका जो है ये अपने खुद का जो इसिनोफिलिया से ग्रसित है। तो इसिनोफिलिया को डायग्नोज करने के लिए टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट, TCDC जिसको जांच कहते हैं हम लोग, और इम्यून टेस्ट भी होता है, IgG टेस्ट होता है उसको बोलते हैं। तो यदि इस जांच में इनका इसिनोफिल बढ़ा हुआ है तो इसमें महीनों दवा खानी पड़ती है। इसिनोफिलिया का अलग से जो है दवा आता है, डाइथाइल कार्बामेजिन बोलते हैं उसको, और एंटी एलर्जिक जो है सेट्रिजिन ग्रुप का जो है ये भी लंबा खाना पड़ता है। इसके साथ साथ परहेज करना पड़ता है। और इस महामारी के दौर में तो मास्क जो है उससे भी बचाता है, एलर्जी से भी बचाता है, क्रॉस इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो ये सब चीज़ों का इनको जो है, यदि राइट हेल्थ कार्बामेजिन का डोज पूरा नहीं लिए हैं तो उसको खा लें, और सेट्रिजिन ग्रुप की दवा, मेंटेलिकास्ट ग्रुप की दवा जो है उसका लंबा सेवन करने से इस पर इनको कंट्रोल हो सकता है। साथ साथ जो है सर दर्द बोल रहे हैं जी, तो सर दर्द जो है इसिनोफिलिया वाले को साइनोसाइटिस होता है, साइनस जिसको कॉमन आदमी बोलता है, तो साइनस के कारण से सर दर्द हो सकता है। और जैसा कि अभी बतलाया गया, जो ब्लड प्रेशर चेक करवा लें, बढ़ा हुआ हो तो उसका दवा खाएं, और जो है साइनस यदि है तो साइनस की भी दवा, यही दोनों दवा लेवोसेट्रिजिन ग्रुप और मॉन्टिलिटास ग्रुप जो है वो ज्यादा दिनों तक खाने से आराम मिलेगा। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर ए के झा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम कॉलर्स को इससे बहुत फायदा मिलेगा। आप बेवजह घर से बाहर न निकलें, आपकी सहूलियत के लिए, आपके मदद के लिए ही इस खास कार्यक्रम के जरिए, हेलो डॉक्टर के जरिए हम आप तक डॉक्टरी सलाह आपके घर बैठे आपको पहुंचा रहे हैं, ताकि आप उस सलाह के अनुरूप अपने आदतों में, अपने व्यवहार में और दवाइयों का सेवन कर इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। हमारे साथ सुपौल से कॉलर जुड़ गए हैं, चंद्रमोहन चौधरी। चंद्रमोहन, आप अपना सवाल पूछिए। सर, हमको जो है ना कोरोना पॉजिटिव हो गए थे दोनों आदमी, दोनों। तो 10 दिन पहले हम लोग कोरोना निगेटिव हो गए हैं। हम लोग अभी तक अलग अलग रहते हैं, तो क्या साथ रह सकते हैं? तो मेरा सवाल डॉक्टर नेहा सिंह आपसे ही होगा। आपने भी सुना होगा, जो कॉलर हैं वो ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव हुए थे
अब चूंकि वो निगेटिव हो चुके हैं, रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, तो अब सेल्फ आइसोलेशन जैसी कोई बात तो नहीं है, इस तरह के किसी परहेज की जरूरत तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, अब आप लोग साथ रह सकते हैं, लेकिन अब आप लोग साथ रहना स्टार्ट करेंगे तो जो परहेज है उसको आप लोग बंद नहीं करेंगे। जो डिस्टेंसिंग है, खाने पीने की परहेज है, मास्क को कैसे यूज़ करना है, प्रॉपर सैनिटाइजेशंस का ध्यान रखना है, और अपनी इम्यूनिटी भी बूस्ट अप करने के लिए अच्छे फूड्स और रेगुलर एक्सरसाइज, इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ा है। अब जो सामान्यता की अगर आप नेगेटिव हो रखे हैं तो ये जो इम्यूनिटी है आपके शरीर में 3 से 4 महीने तक आपके शरीर में रहेगी। और अगर आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं जो कि इन्फेक्टिव है तो इम्यूनिटी ये क्या होती है, न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट होती है आपके बॉडी में। तो आपको इस प्रिकॉशन में हमेशा रहना है कि मैं तो सरवाइव हो गया हूँ और आगे के 3-4 महीने में मैं ये रहूँगा, और जब मेरा ये एंटीबॉडी लेवल कम होगा तो वैक्सीनेशंस के डोज को, वैक्सीनेशन में आप पार्टिसिपेट करिए, और सारे प्रिकॉशंस, मास्क, प्रॉपर डिस्टेंसिंग और फूड, इसका ख्याल आप रखेंगे। चलिए, तो ये तमाम एहतियाती कदम आपको अभी भी उठाने, और देखिए अगर इस छोटी छोटी एहतियात से, इस छोटी छोटी सावधानी से आप और आपके अपने सुरक्षित रहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता है। और देखिए ये आपके व्यवहार को भी बेहतर बनाते हैं, आप एक अच्छे माहौल में और सावधानी के साथ, सुरक्षा के भाव के साथ जीते हैं। ये तमाम एहतियाती कदम आप जरूर उठाएं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है प्रियंका बोकारो से। प्रियंका, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। ओके। मैम, मेरे गले में ना हमेशा कफ रहता है और वो निकलता नहीं है, और ये प्रॉब्लम मुझे काफी दिनों से है। फिर होम्योपैथिक दवा लेती हूँ तो ठीक हो जाता है, और उसके बाद फिर से हो जाता है, मतलब 2-3 साल पे तो ये वापस है। और मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, उसके कारण लगता है जैसे कफ फंसा हुआ है। तो वो मतलब ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा प्रियंका, आपको और कोई समस्या हो रही है अभी इस वक्त में? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ना फीवर है ना कुछ, बस वो प्रॉब्लम मुझे बचपन से है। तो मैं खाती थी दवा, होम्योपैथी का बोला जाता था कि साइनिक्स प्रॉब्लम है। तो क्या ऐसा साइनिक्स होता है? और फिर उसके लिए क्या कफ में निकल नहीं रहा है? अभी भी दवा मैं ले रही हूँ। बिल्कुल, तो डॉक्टर ए.के. झा, आप इन्हें जरूर कुछ सजेस्ट करें। देखिए काफी लंबे वक्त से बता रही हैं कि बचपन से ही इस तरह की समस्या है, लेकिन कफ निकल नहीं पाती है और इस वजह से सांस लेने की समस्या भी होती है। होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करती रही हैं, लेकिन अब इस हालात में क्या करें? इस तरह का प्रश्न पूछने में जो है उम्र पूछना जो है जरूरी होता है। हालांकि ये बोल रहे हैं जो बचपन से हैं तो ये जो है वयस्क उम्र की होंगी। तो ब्रोंकियल आजमा जो है, जिसको आस्थमा बोलते हैं हम लोग, जो है उसका शुरुआती लक्षण भी इस तरह का हो सकता है, जिसमें इसिनोफिलिया और साइनस होने के बाद जो है धीरे धीरे आजमा का, ब्रोंकियल आजमा का लक्षण आता है। ये सूखी खांसी बोल रहे हैं, कफ नहीं निकल रहा है, तो टीसीडीसी जांच करा लें। उसमें इसिनोफिलिया यदि पकड़ में आएगी तो उसकी दवा खाने से राहत मिलेगी। साथ साथ जो है मॉन्टेलुकास्ट और लेवोसेट्रिजिन ग्रुप की दवा, इसका सेवन जो है लंबे समय तक करने से इसमें आराम आएगा। इसके अलावा जो है यदि बहुत ज्यादा है इनको, तो उसमें हम लोग जो है रोटाहेलर और इनहेलर इसका प्रयोग करने के लिए कहते हैं, जो कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। चलिए, तो प्रियंका, आप ये तमाम उपाय कीजिए और इससे आपको जरूर आपके इस समस्या से निजात में आसानी होगी और आप इससे निकल भी पाएंगे। बबलू कुमार हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं पटना से। बबलू, आप अपना सवाल पूछिए। हम ये देह हाथ में दर्द पहले नहीं था, कफ हो रहा है और जांच करवाए, कोरोना तो नेगेटिव आया है, कहने का मतलब है कि 3 दिन पहले जांच करवाए हैं और ये 3 दिन पहले ये दर्द सब उठा है, तो कोरोना का लक्षण हो सकता है क्या? आपने जांच 3 दिन पहले कराई है? यस। और आपको ये समस्या कब से हो रही है? ये 5 दिन हो गया। 5 दिन से आपको ये समस्या हो रही है। 3 दिन पहले आपने जांच कराई है, रिपोर्ट निगेटिव है। हाँ, तो पूरा दर्द है और गला खराब से, मतलब सीना में दर्द है। डॉक्टर ए.के. झा, ये इसी तरह की एक और समस्या से हमारे कॉलर ने भी परेशान होकर कॉल किया था। आप क्या सजेस्ट करेंगे? अभी ज्यादातर लोगों के अंदर इस तरह की समस्याएं देखने में आ रही हैं कि उनके अंदर सिम्टम्स, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना के ये सिम्टम्स हैं, वो सब मौजूद दिखते हैं।
वो एहतियाती जांच भी करा लेते हाँ, हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है। वैसे हालात में फिर क्या करें? यदि निगेटिव है रिपोर्ट तो बहुत ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। आप उस दौर को याद कीजिए, कोरोना से पहले भी इस तरह की लक्षण लोगों को आती थी जब ये महामारी का दौर नहीं था। बिल्कुल। तो हर एक इस तरह का जो है तकलीफ वो कोरोना नहीं होता है। इनका रिपोर्ट निगेटिव आया है तो इनको जो है बहुत ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। ये जो है पैरासीटामोल वगैरह ये दवा जो है कालपोल पैरासीटामोल लेने से जो है इसमें कमी आ जाएगी। हाँ, यदि बुखार रहने लगे और भी लक्षण कोरोना का आने लगे जिसका वर्णन हो चुका है अभी, तब फिर से ये अपना जो है एक बार RT-PCR जांच करवा लें, उससे सुनिश्चित हो जाएंगे। बबलू, तो आप ये डॉक्टरी सलाह के अनुरूप कार्य करें और देखिए आपको जरूर राहत मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि मानसिक तौर पर मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि वो आपकी लड़ाई में पहली जीत का पायदान साबित होता है। हम ब्रेक पर, एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। इस अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो डॉक्टर निष्का सिन्हा से जानेंगे कि क्या इस कोरोना ने लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पर सबसे ज्यादा कमजोर किया है और ऐसे हालात में वो 2 उपाय क्या हो सकते हैं जिसके जरिए हम बड़ी आसानी से इससे उबर पाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। Children's Hospital, what is your emergency? तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। और ये हेलो डॉक्टर कार्यक्रम सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको आपकी समस्याओं का निदान जो है वो घर पर सुरक्षित माहौल में घर बैठे हासिल हो सके। घबराने की नहीं, हिम्मत के साथ एक दूसरे के साथ उसकी ताकत बनकर इस समस्या से लड़ने की जरूरत है। एहतियात जरूर बरतें, क्योंकि छोटी छोटी सी सावधानियों से आप इस बड़ी समस्या से भी बड़ी आसानी से निकल पाएंगे। हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, जो कि डॉक्टर नेहा सिंह पैथोलॉजिस्ट हैं पटना एम्स में, डॉक्टर ए.के. झा डिप्टी डायरेक्टर हैं IGIC के, और डॉक्टर निष्का सिन्हा मनोरोग विशेषज्ञ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर निष्का सिन्हा, मेरा सवाल था, क्योंकि जैसे ही हम इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि सेल्फ आइसोलेट हो जाइए आप, यानी आप दूसरों से दूरी बना लीजिए, फिजिकली डिस्टेंस हो, क्या ये बहुत हद तक लोगों को मानसिक तौर पर कमजोर कर देती है किसी बीमारी से लड़ने के लिए? ये काफ़ी सही सवाल है। अभी का जो भी परिवेश चल रहा है, हम जैसे कि हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, सो सब कुछ हम लोग शायद झेल सकते हैं, बट ये सोशल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बट अभी के दौर में ये हमें समझना चाहिए कि इट इज़ लाइक इमोशनल डिस्टेंसिंग के बारे में नहीं है ये। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फिजिकल डिस्टेंसिंग। सो सोशल कनेक्टेडनेस अभी भी है, वी कैन कनेक्ट डिजिटली, सो उसके उस सेंस में घबराना नहीं है। दूसरा जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर जगह अभी अनसर्टेनिटी है, पता नहीं आगे क्या होना है, क्या होगा नहीं होगा। लैक ऑफ ऑप्शंस है लोगों के पास। जैसे अगर कनेक्ट भी होना है तो वी कैन नॉट गो आउट, वी कैन नॉट गो टू रेस्टोरेंट, वी कैन नॉट पार्टी, वी कैन नॉट डू दैट। बट डिजिटल मीन्स के जरिए या जूम प्लेटफॉर्म या बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। बट ऑप्शंस की कमी है, पहले जैसी चीज़ें नहीं रही, अभी बदल गई हैं चीज़ें जी। और एक हेल्पलेसनेस लगता है कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, कैसे होगा, आगे के बारे में हमारे पास थॉट्स आते हैं। सो साइकेट्रिकली या फिर साइकोलॉजिकली वेलबींग के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि इट इज़ ओके नॉट टू फील ओके, क्योंकि घड़ी मुश्किल है, सब में घबराहट की फीलिंग सबके अंदर कुछ ना कुछ आएगी। लेकिन अगर ये घबराहट की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ जाए, जैसे कि अभी हम काफ़ी दर्शकों ने ये सवाल पूछा हमसे कि हमें गले में खराश है, हमें कोरोना जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं। कई बार क्या होता है कि घबराहट के कारण भी हमें वैसी फीलिंग्स आती है, क्योंकि दिन भर हम टीवी पे बैठे हैं, इन्फोडेमिक्स हम कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, पूरे समय टीवी पे बस कोरोना कोरोना कोरोना। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग र्यूमर्स से बचें। जो ऑथराइज साइट्स हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें सही मिले, WHO का डाटा या जो हो, उनसे इंफॉर्मेशन ले एक लिमिटेड पीरियड। हम जो मोटिवेटिंग स्टोरीज हैं, विनिंग स्टोरीज कि पीपल हैव कम आउट, एक दूसरे का मदद कर रहे हैं लोग, तो हम पॉजिटिव न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। दूसरा, हम ये एक्सेप्ट करें कि व्हाट इज़ इन आवर हैंड्स एंड व्हाट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। लाइक हमें ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि ये पैंडेमिक्स कब ख़त्म होगा, कोरोना वायरस म्यूटेट होगा कि नहीं होगा,
लॉकडाउन कब तक चलेगा, बच्चों के स्कूल्स कब खुलेंगे, हमारा वर्क फ्रॉम होम कब बंद होगा। सो दोज थिंग्स साइंटिस्ट दवाई ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, अगर ले भी आए तो वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग एंड सही है क्या गलत है, गवर्नमेंट क्या करे। बिल्कुल। और इन सब के लिए मैम, इन सब के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो हम सभी के सामने आप डॉक्टर्स ही हैं जो कोरोना पेशेंट्स के लिए उनके बीच में मौजूद होकर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ये विश्वास बहुत बड़ा विश्वास है कि देखिए हर कोरोना पीड़ित अपनी जान नहीं गंवाता है। आप संक्रमित हमेशा किसी भी हालात में हो जाएंगे, ये भी नहीं होता, और अगर आप संक्रमित हो गए तो उससे आपकी जान चली जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। एहतियात जरूर बरतें, डॉक्टरी सलाह के अनुसार अपने व्यवहार को बनाए रखें और फिर एक सकारात्मक सोच आपको इस समस्या से बाहर निकालती है। धनंजय हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। धनंजय, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरी बहन और जीजाजी हैं, वो उन दोनों को 4-5 दिन पहले खूब बुखार हुई जोर से, तो उनका चेकअप किया गया एंटीजन, जिसमें कि वो पॉजिटिव आया जी। तो अभी तो दवाई सब चल रही है, और जाजी को जो है प्रॉब्लम जो है उनको कफ आती है और कमजोरी लगती है थोड़ी बहुत, लेकिन जब से दवाई खाना स्टार्ट किया है तब से थोड़ा बहुत कमजोरी में कमी आया है। और दीदी को ना गंध कम लगता है और कुछ कल सांस फूलती थी, अभी जब दवाई खाई है तो थोड़ा बहुत आराम लग रहा है उसमें बस। तो डॉक्टरी सलाह में आप क्या जानना चाहते हैं, क्या करें, किस चीज का सेवन करें या क्या दवाइयों का डोज लें? हाँ, यही कि उसको मेडिकली तो उसको दवाई मिल ही रहा है, घरेलू उसके लिए क्या दवाई होगा, किस तरह से परहेज करेंगे ताकि जल्द से जल्द हम क्योर हो जाएं, उसके लिए विश्वास बनाए रखिए। हर कोरोना आपको परेशान नहीं करती है, आपकी एहतियात, आपकी सतर्कता आपको उससे जीत भी दिलाती है। हमारे साथ डॉक्टर ए.के. झा बने हुए हैं। डॉक्टर ए.के. झा, कॉलर ये कह रहे हैं कि देखिए डॉक्टरी सलाह तो हम ले रहे हैं, दवाइयां भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी और क्या कुछ किया जा सकता है घर में, घरेलू तौर पर क्या कर लें? हाँ, मैंने सुना है इनका सवाल, जो बहुत एक महत्वपूर्ण बात है जो इनके सवाल में जो है, इनके दीदी को सांस की भी दिक्कत शुरू हो गई है जी। कोरोना संक्रमण में यदि सांस की दिक्कत शुरू हो जाए, स्वाद वाद कमने लगे, तो ये जो है सीवियर इन्फेक्शन का जो है के और इंगित करता है जी। इन्होंने अपना RT-PCR का CT वैल्यू नहीं बोला है, वो भी मायने रखता है, CT वैल्यू कितना है क्या है। सांस की दिक्कत है यदि, तो ये निश्चित ही जो है किसी नजदीक के कोविड केयर सेंटर में अवश्य जाकर के डॉक्टरी सलाह ले लें, क्योंकि जो है बहुत भयावह तरीके से जो है कुछ घंटे में ही ये बढ़ने लगता है जी। और इसलिए जो है इन्हें सलाह लेना अति आवश्यक है। सर, तो क्या इन्हें डॉक्टरी सलाह लेने से पहले क्या घर में भी ऑक्सीजन लेवल को जांचना चाहिए, देखना चाहिए? है उसका जो है दवा खाएं, जो दवा लिखा गया है, जैसे जिंक लिखा गया होगा, विटामिन C लिखा गया होगा, आइवरमेक्टिन लिखा गया होगा, डॉक्सीसाइक्लिन लिखा गया होगा, तो इस सब के सेवन के अलावा जो है पौष्टिक आहार का सेवन जो है इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, जैसा अभी बतलाया गया है, उसमें जो है आपको साइट्रस फ्रूट हुआ, ड्राई फ्रूट हुआ, और सबसे बड़ी बात है जो एक्टिव रहना, जो है लोग एकदम से जो है बेड पकड़ लेते हैं, उसमें इम्यून सिस्टम और कमजोर होने लगता है। और 7-8 घंटे की जो है गहरी नींद जो है, लगातार नींद, वो भी इम्यून सिस्टम को बहुत ही मजबूत करता है। सांस की दिक्कत को जो है ये शुरुआत हुआ है, तो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए जन सामान्य में ये मैसेज जाना चाहिए, जो पट होकर के लेटने पर, जिसको प्रोन पोजीशन कहते हैं, उसमें लेटने पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा लंग्स में बढ़ती है थोड़ी, तो उस तरह से लेटने पर जो है इनको आराम मिलेगा। इसके अलावा जो है गहरी सांस लेने पर, छोड़ने पर जो है, हम लोग तो हॉस्पिटल में जो है पेशेंट को, इस तरह के पेशेंट को बोलते हैं जो एक ब्लाडर रखिए या बड़ा सा बैलून रखिए, उसको फुलाइए और ये कीजिए बीच बीच में श्वास का जो है, ये इससे जो है फेफड़े का जो है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। और प्रोन पोजीशन तो साइंटिफिकली प्रूवन है, पट होकर के सोने में जो इससे भी बढ़ेगा। लेकिन सबसे जो है इनके लिए जरूरी बात है, जो निकट के कोविड केयर सेंटर में जा कर के अवश्य जो है डॉक्टरी सलाह ले लें।
बिल्कुल, तो आप इन तमाम बातों का ध्यान रखें और देखिए, चूंकि सांस से जीवन है और इसलिए इसको लेकर आप लापरवाही नहीं बरत सकते। प्रोनिंग पोजीशन में सोने की कोशिश करें, यानी कि पेट के बल सोकर आप अपने ब्रीदिंग ये को बढ़ा सकते हैं। आपको ऑक्सीजन लेवल को लेकर अगर समस्या आ रही है तो आप उसे ऑक्सीमीटर के जरिए जरूर नोट डाउन करें। डॉक्टर, सवाल एक और भी कि कितनी देर पर लोग अपने इस ऑक्सीमीटर के जरिए अपने ऑक्सीजन लेवल को जांचें, लेकिन उससे पहले एक हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, धीरज कटिहार से। धीरज, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। फंगस, तो उस पे हम लोग को कितना मतलब सतर्क करना है और क्या क्या किस एज में ये इफेक्ट कर रहा है? धीरज, आपकी आवाज नहीं आ पाई, आप दोबारा अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा प्रश्न ये है कि जो हाल ही में ब्लैक फंगस नाम की आई है, तो उसे क्या हम तीसरी लहर मानकर चले और उसमें क्या क्या सतर्कता रखना है? डॉक्टर ए.के. झा। जी सर, जी मैडम, क्या सवाल था इनका? इनका सवाल था कि अभी जिस तरीके से अब बताया जा रहा है कि देखिए, आई इन्फेक्शंस, ब्लड को लेकर के कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस लोगों में इन्फेक्शन के तौर पर आ रही हैं, तो क्या हम इसे तीसरी लहर के तौर पर देख लें, या फिर ये तीसरी लहर से बचने के लिए हम आज ही क्या कर सकते हैं? कुछ अलग से करने की जरूरत है क्या? देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी लहर जो है, सारे दुनिया के जो है इस तरह के देश में जहां का मेडिकल जो है केयर सिस्टम जो है सबसे एडवांस है, उसमें इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे कारगर तरीका जो है वो हुआ है ये तीनों उपाय जिसका वर्णन हम लोग कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जो है वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन में भी लोग जो है अब तो आने लगे हैं, शुरू में कतरा रहे थे, और करीब जो है अभी भी करीब 70% लोग ही जो है वैक्सीनेशन के लिए आते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर जो है जी। जिनको डेट मिला हुआ है, समय मिला हुआ, वो भी नहीं आ पाते हैं। तो आपको एक ब्लैक फंगस इस टर्म के जरिए लोग बहुत डर रहे हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस क्या है? जी हाँ, क्या यही थर्ड वेव तो नहीं है? नहीं, ये थर्ड वेव नहीं, म्यूकोरमाइकोसिस होता है। कोरोना के मरीज का जिनका लंबा इलाज चलता है उन्हें कॉर्टिसोन पर रखा जाता है जी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो इम्यून सिस्टम को थोड़ा डिफरेंट तरह से जो है उसको प्रभावित करता है, जिसमें फंगल इन्फेक्शन होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। और ब्लैक फंगस जो है वो आंखों को और हेड के आसपास जो है वो ज्यादा उसका प्रकोप रहता है, तो आंखों को खराब होने का और ब्लैक फंगस से जो है आंखों का रोशनी प्रभावित होने की संभावना रहती है। ये तीसरा लहर के कारण से नहीं है, ये जो है स्टेरॉइड के जो है ज्यादा सेवन से जो है उससे ये चीज आ रहा है, म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जिसको बोलते हैं। बिल्कुल, और ऐसे मरीजों की संख्या भी डॉक्टर अभी इस वक्त काफी ज्यादा सामने आ रही है, जो एक चिंता का विषय भी लोगों के बीच बनी हुई है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं मधेपुरा से, दीपक कुमार। दीपक, आप अपना सवाल पूछिए। दीपक, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को पहले बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए, म्यूट मोड में डाल दीजिए और आप अपना सवाल पूछिए। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे जो है ना मतलब साइनस का प्रॉब्लम है जी। हेलो जी, मुझे साइनस का प्रॉब्लम है, तो बराबर जो है ये माथा दर्द करते रहता है। तो ऐसे में आप किसी दवा का सेवन पहले से कर रहे हैं? जी डॉक्टर ए.के. झा, ज्यादातर कॉलर्स इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उन्हें साइनस की परेशानी पहले से है या फिर सिम्टम साइनस वाले दिख रहे हैं, वो उसे कोरोना से भी जोड़कर देखने लग रहे हैं और शायद इस वजह से भी ये परेशानी उन्हें ज्यादा लग रही है या ज्यादा महसूस हो रही है। हाँ, कुछ में तो पैनिक अटैक होता है जैसा अभी जो है जिसका चर्चा हो चुका है, लेकिन यदि सर दर्द है तो उसको कॉमन जो है सबसे जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली दवा है पैरासीटामोल, उसका सेवन करें और लेवोसेट्रिजिन या सेट्रिजिन ग्रुप की दवा खाने से जो ये ठीक हो जाएगा, इसके लिए उतना चिंतित होने की बात नहीं है। इसके साथ साथ मास्क लगावे जिससे फ्रेश जो है उनको इन्फेक्शन नहीं लगे, वो एलर्जी से भी बचाएगा।
गार्गल करें, ये सुसुम पानी में नमक 1 चुटकी दे करके और सुसुम पानी का सेवन करें, तो इस सब से राहत मिलेगी। और पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम खा लेने से सर दर्द जो है उसमें आराम मिल जाएगा। चलिए, बेगूसराय से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, टुनटुन सिंह। आप अपना सवाल पूछिए टुनटुन। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मैं सर 2018 में हार्ट का ओपन बाईपास सर्जरी कराया हूँ जी। तो उसके बाद सर क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? डॉक्टर एकेजा, क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं? इन्होंने बाईपास सर्जरी कराई हुई है। जी हाँ, सर्जरी कराए हुए में 2018 में, मतलब जो 3 वर्ष पूर्व करवाए हुए हैं, तो इन्हें तो वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाए हैं। यही आश्चर्य वाली बात है। अविलंब लगवा लेना चाहिए। यदि इनका जो है 45 वर्ष से ज्यादा उम्र का था तो पिछले ही महीने में लग जाना चाहिए था। हाँ, इनको तो और भी सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बचाव के लिए भी और वैक्सीन के प्रयोग के लिए। इसीलिए अत्यंत जो है शीघ्र से शीघ्र जो है ये वैक्सीन लगवा लें। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग मैसेज के जरिए भी, चूंकि लाइव ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये जानने की कोशिश है, और बहुत सारे लोगों के सवाल ऐसे हैं कि किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं, डायलिसिस पर हैं, डायलिसिस हो रही है। ऐसे हालात में क्या किडनी के पेशेंट को वैक्सीन लेना चाहिए? कोई एहतियात बरतना चाहिए? देखिए, यदि कि कोई सीरम क्रिएटिनिन उनका जो है नॉर्मल है या अपर नॉर्मल में है, और तुरंत से जो है अभी डायलिसिस कल परसों में हुआ है, 1 दिन पहले हुआ है, तो उनमें जो है अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से, जो डायलिसिस वाले डॉक्टर साहब हैं, उनसे पूछ करके जो है उसका निर्णय लेना चाहिए। लेकिन डायलिसिस पर थे पहले और अभी सीरम क्रिएटिनिन जो है वो ठीक ठाक जा रहा है और कोई तकलीफ नहीं है। सर, ये ठीक ठाक का लेवल क्या माने? एक पेशेंट ठीक ठाक का लेवल मतलब किस लेवल पर अगर आप हैं तो लेने की सोच सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह पर? यदि करंट डायलिसिस में नहीं है तो 1.0 2.0 के बीच में रहने पर जो है इसको हम ऐसे, इसकी जो है सटीक उत्तर जो है डॉक्टर नेहा सिंह आपको बतलाएंगे। हाँ बिल्कुल मैम, चूंकि बहुत सारे लोग इसे लेकर बार बार जानना चाह रहे हैं, तो आप इस समस्या को लेकर क्या सजेस्ट करेंगे? कि वैक्सीनेशन में का मतलब होता है कि हम अपने शरीर में इम्यून सिस्टम बूस्ट अप करते हैं, लेकिन कैसे पेशेंट्स को आप वैक्सीनेशंस आप देंगे, कैसे को नहीं देंगे, इट्स ए ब्रॉडर गाइडलाइन जो कि गवर्नमेंट ने भी रिलीज़ करी है। अब कोई पर्सन डायलिसिस में जा रहे हैं, और डायलिसिस का मतलब होता है कि आपके बॉडी का जो ब्लड है ये फिल्टर किया जाएगा। तो इस क्रिया में आप पहले वैक्सीनेशन अगर लिए हैं तो वो पूरा ही फिल्टर हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन वो एपिसोड आप 2 वीक्स क्रॉस कर रखे हैं या 3 वीक्स अगर हो रखा है कोई भी एक्टिव इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी की इंटरवेंशन की, तो आप वैक्सीन ले सकते हैं। इसी के अंतर्गत जैसे कि AKD पेशेंट्स, एक्यूट किडनी इंजरी पेशेंट्स, CKD पेशेंट्स, उनको 3 वीक के इंटरवल पे अगर आप ये हो चुका है तो वो ले सकते हैं। लेकिन कोई पर्सन अगर इंसुलिन अगर ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं, तो वैसे पर्सन जो है एटलीस्ट की 2 वीक्स या 3 वीक्स उनको डीबार किया जा रहा है वैक्सीनेशन से। प्रेग्नेंट फीमेल में भी इसी तरह की इम्यूनिटी जो होती है हमारे शरीर में चेंजेस होती है, जिनको कि वैक्सीनेशंस के लिए रोका गया है। लेकिन हमारे देश के अलावा कई अन्य देशों में जो कि वैक्सीनेशन में प्रेग्नेंट फीमेल को इस चीज़ में वैक्सीनेशन शेड्यूल में शामिल किया जा रहा है जी। अब रही बात की ना कि वैक्सीनेशन जो है वो शेड्यूल जो है बेसिकली जो 3rd वेव के लिए प्रिपरेशन में देखा जाए तो वो मोर देन 12 ईयर बच्चे लोग तक जो है वैक्सीनेशन पूरी तरह हो जाना चाहिए, तो तभी जो है ये कंट्री जो है कोरोना के 3rd वेव से बच सकती है। तो वैक्सीनेशन लेने से पहले आपको अगर कोई ये बीमारी है तो आप अपने जो स्पेशलिस्ट है उनको बिल्कुल संपर्क करिए, वो आपको बेहतर राय भी देंगे। और मेरा मानना है कि वैक्सीनेशन ही एक उपाय है जो कि हार्ड इम्यूनिटी और सभी को कोरोना के 2nd और 3rd लहर से बचा सकता है। यानी मैम, अगर एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त सुनीता जुड़ गई हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। सुनीता आरा से हमारे साथ जुड़ी हैं, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, मेरी उम्र 50 साल है जी। मुझे रोमेटाइड आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस की समस्या है? रोमेटाइड आर्थराइटिस, जिसकी वजह से मुझे फीवर आती है 98, 98 लगभग प्रतिदिन हो जाता है, फिर शाम को उतर जाता है। क्या मैं वैक्सीन ले सकती हूँ?
बिल्कुल। डॉक्टर नेहा सिंह, चूंकि इसी से रिलेटेड आप जानकारी भी दे रही थी, इनकी समस्या आपने सुनी, क्या ये वैक्सीन ले सकती हैं? हाँ, डेफिनेटली। रूमेटॉइड में जो दवाइयाँ यूज़ होती है उसमें कोई इम्यून ग्लोबिन थेरेपी की नहीं होती है, तो वैसे में जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर जो उसमें होता है वैक्सीन के अवयवों को ये बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। तो आप ऐसे कैंडिडेट जो ये क्रॉनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के शिकार हैं वो वैक्सीनेशन के शेड्यूल में वो बिल्कुल ही ले सकते हैं, वो सम्मिलित हो सकते हैं। जो देखिए सरिता पांडे हमारे साथ जो कॉलर जुड़ी थी, आपकी समस्या और उसका निदान भी आपको मिल गया। आप बिल्कुल ले सकती हैं, बेहिचक ले सकती हैं। और इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कारगर कोई तरीका है इस तरह के संक्रमण से, चाहे वो पहली हो, दूसरी हो या तीसरी है या उसके आने वाली दूसरी तमाम लहरों की बात करें, तो वैक्सीनेशन से ही आप उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए इस वैक्सीनेशन का हिस्सा जरूर बने। आप जरूर अपनी डॉक्टरी, अगर आप किसी क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं तो डॉक्टरी सलाह के साथ आप जरूर वैक्सीनेट हो सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर नेहा सिंह, जिसका जिक्र मैं इससे पहले भी कर रही थी कि किडनी पेशेंट हैं, शुगर की समस्या नहीं है लेकिन बीपी है, हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस पर रहते हैं, तो क्या ऐसे लोग ले सकते हैं क्या? डेफिनेटली वैक्सीनेशंस और ऐसे लोग जो हैं कि अब उनका वो जब अगर वो वैक्सीनेशन शेड्यूल में शामिल हो रहे हैं तो वो एक बार अपना जो है किडनी फंक्शन टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो अपने स्पेशलिस्ट से वो शेयर करें, अभी क्या लेवल है, क्या है और कब उनके नेक्स्ट डायलिसिस की प्लान्ड होगी, इस बात का जो है ध्यान सबसे पहले प्रमुख रूप से रखना है। अगर ये लंबा है तो वैक्सीनेशंस की प्रक्रिया उनको बिल्कुल रिसीव करनी चाहिए। और ऐसे में जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, अगर वो वैक्सीनेशन की सोच रहे हैं तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है वैक्सीनेशन से, वो बिल्कुल ही वैक्सीन ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम ये जानकारी के लिए। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, जितेंद्र मोतिहारी से। जितेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए। हम पूछ रहे थे मैडम कि जैसे कि हमारे गांव में 40-45 साल की औरत थी, उनको वैक्सीन पड़ा और उनका तबीयत 3-4 दिन के बाद खराब हो गया और उनको हॉस्पिटल ले गया तो उनकी मौत हो गई। तो लोग पूरा गांव में ऐसे लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन पड़ने से ही उनकी मौत हो गई है। बिल्कुल डॉक्टर ए.के. झा, आप क्या सजेस्ट करेंगे? हालांकि देखिए, इस तरह की भ्रांतियां इसे सिर्फ कही जाएंगी क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं और अभी और करोड़ों को होना है, इसलिए आप उस मास स्केल को भी देखकर समझ सकते हैं कि ये वैक्सीन कितना सुरक्षित है। और सबसे पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो हमारे साथ इस वक्त गेस्ट पैनलिस्ट के तौर पर भी अपने महत्वपूर्ण वक्त निकालकर हमारे साथ बैठे हैं आपकी इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए। डॉक्टर ए.के. झा, क्या सजेस्ट करेंगे? जी, दुनिया, जैसा कि आपने बतलाया, दुनिया भर में टीकाकरण से इस महामारी में किस तरह से कंट्रोल आया है उसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बतला रहा हूं। इजराइल और ब्रिटेन में 50% आबादी का वैक्सीनेशन हो गया है और करीब करीब 95% यह बीमारी कंट्रोल में आ गई है। तो वैक्सीनेशन का इतना ज़्यादा जो है महत्व है, वैक्सीनेशन करवाने का, टीकाकरण करवाने का, ये जो है अनइमेजिनेबल है। अब रही जो है इनके मरीज के लिए जो है, तो आप इस बात को सोचिए, जो इसको टीकाकरण से पहले जो है इनको और क्या क्या कोमॉर्बिडिटी थी उसका जो है आकलन हुआ था कि नहीं। कभी कभी हिडन डायबिटीज रहता है, हिडन ब्लड प्रेशर रहता है, हिडन कोई और बीमारी रहती है छिपा हुआ, और वो वैक्सीन उसको लोग कोइंसिडेंस मान लेते हैं, जो वैक्सीन पड़ा और उसके कारण से जो है मेरा तबीयत खराब हो गया, तो उसको देख लेना पड़ेगा। और इस तरह का जो है आप इस तरह अध्ययन हुआ है, जो करोड़ में से एक आध ठो आदमी को इस तरह का होता है, एक आध आदमी को इस तरह की बात हो रही है। इसलिए वैक्सीन जो है ये पूर्णतः सुरक्षित है। मैंने आपके पिछले भी इसमें बोला था, जो आप ये इसी तरह का वैक्सीन है जो वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन है, जो बच्चों को भी लगता है। जैसे आप जो है नवजात शिशु को लगाया जाता है, डीपीटी का वैक्सीन हुआ, हेपेटाइटिस का वैक्सीन हुआ, उनके भी बच्चे को लगा होगा जी। कहाँ कुछ होता है इस तरह के वैक्सीन का, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसीलिए इसको जो है देख लेना चाहिए, जो उनको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, या वैक्सीन लगने के बाद भी तो कोई बीमारी नहीं उस तरह की आ गई है।
वैक्सीन को ब्लेम करना जो है वो करोड़ों में से एक बात होती है। बिल्कुल। तो जितेंद्र, आप निश्चिंत होकर आप खुद भी वैक्सीनेट हों और बाकी दूसरे लोगों को भी आप मोटिवेट करें वैक्सीन लेने के लिए, क्योंकि इससे आप आने वाली गंभीर समस्या से आज ही निजात पा सकते हैं। और जिन उदाहरणों का जिक्र आप इस वक्त कर रहे थे उसके पीछे कोई और वजह रही होगी डॉक्टरी तौर पर, हालांकि चूंकि जब डॉक्टर के पास पहुंची होंगी क्या स्थिति रही होगी ये डॉक्टर्स बेहतर बता पाएंगे, लेकिन इसे आप एक मिथ्य समझकर सिर्फ कि कोरोना की वैक्सीन लेने से कोई मौत का किसी की मौत हो जाती है, ऐसा संभव नहीं है। आपके सामने कई उदाहरण मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गेस्ट पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब ने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला, लोगों तक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई, और ऐसे में आप सभी का दायित्व ये बनता है कि सिर्फ वैक्सीनेट नहीं होना है, सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना है, मानसिक तौर पर भी मजबूत रहना है, एक दूसरे का हाथ थामना है और आपको उनकी ताकत बनकर चलना है। और फिर देखिए आप इस कोरोना पर जीत कैसे हासिल कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। Children's Hospital, what is your emergency?